दोस्तों WS टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध चौथे साल में दाखिल हो चुका है। यूक्रेन युद्ध ने बड़े रणनीतिक बदलाव किए हैं। भावी युद्धों के लिए अब टैंक इस युद्ध के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद व्यर्थ हो गए हैं और हल्के ड्रोनों का अब वर्चस्व होगा। इस बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के चलते ट्रंप के सत्ता में आने के साथ पुराने सत्ता समीकरण भी पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। यूरोप को किनारे लगाते हुए अमेरिका और रूस के बीच गुप्त संधि हो चुकी है, जिसने इन महाशक्तियों के बीच यूरेशिया और मध्य पूर्व की बंदरबांट के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब के रियाद में रूस अमेरिका के बीच प्रतिनिधि वार्ता संपन्न हुई है, जिसमें रूस के सरगेई लावरोव और अमेरिका के मार्को रूबियो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडलों ने हिस्सा लिया है। इस वार्ता से यूक्रेन और यूरोप दोनों को बाहर रखा गया। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद कोई चैरिटी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट था। युद्ध में मदद के एवज में ट्रंप ने यूक्रेन की खनिज संपदा में आधे हिस्से पर दावा किया है। यह अमेरिका द्वारा अब तक यूक्रेन को दी गई मदद के 4 गुने से भी ज्यादा है। ट्रंप पहले से जानता है कि जेलेंस्की इस प्रस्ताव को ठुकराएगा, इससे इनकार करेगा, और इसलिए जेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उसने रूस को उकसाया और युद्ध की शुरुआत की, और जेलेंस्की इस युद्ध को जारी रखना चाहता है ताकि आगे भी चुनाव न कराना पड़े। उधर यूरोप की सुरक्षा गारंटी से हाथ खींचते हुए अमेरिका ने मांग की है कि यूरोप के सभी देश अपनी जीडीपी का कम से कम 5% यूरोप की सुरक्षा पर खर्च करें और अमेरिका के भरोसे कतई न रहें। 80 के दशक में शीत युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन का रक्षा खर्च पहली बार 5% तक पहुंचा था और उसके बाद फिर कभी नहीं पहुंचा। ब्रिटेन इस समय अपनी जीडीपी का मात्र 2.3% रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है और इसे 2.5% करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। लक्ष्य उसने अपने सामने रखा है, लेकिन अभी इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया। यूक्रेन को लेकर कल के दोस्त अमेरिका और यूरोप अब आमने सामने हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो सैन्य संगठन का भविष्य इससे खतरे में पड़ गया है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने यूरोपीय सेना बनाने का आह्वान किया है और यूक्रेन को नाटो सदस्यता देने की शर्त पर जेलेंस्की ने इस्तीफा तक देने का प्रस्ताव किया है। मगर अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच आसन्न संधि की देखरेख के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन में 30,000 सैनिक तैनात करने का प्रस्ताव किया, जिसे पुतिन ने तुरंत ही खारिज कर दिया। पुतिन ने यूक्रेन में किसी भी तरह की नाटो मौजूदगी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। पेरिस बैठक में इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ में फूट पड़ गई है। पोलैंड ने सेना भेजने से इनकार कर दिया है और पोलैंड के अलावा स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन समेत कई देशों ने भी इस बारे में कोई आश्वासन देने से इनकार किया। अमेरिका के वैश्विक व्यापार युद्ध यानी ग्लोबल ट्रेड वॉर के निशाने पर इस समय चीन नहीं है, बल्कि विकसित पश्चिमी देश हैं। नई अमेरिकी नीति है रूस और संभवतः चीन से भी सुलह और साथ ही यूरोप पर निशाना। हालांकि अपने समर्थकों को बहलाने के लिए ट्रंप कह रहा है कि ये रूस को चीन से अलग करने और चीन को मात देने की अमेरिकी रणनीति है, मगर वह जानता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस चीन गठजोड़ के बनने के बाद अब इस गठजोड़ का टूट पाना संभव नहीं है। यूक्रेन और यूरोप दोनों रूस से नजदीकी को अमेरिका का हाथ मानते हैं और ऐसा समझ रहे हैं। यूरोपीय मीडिया का एक हिस्सा तो ट्रंप को रूस का एजेंट बताता ही रहा है, मगर ये सब मिलकर कुछ कर नहीं सकते। अमेरिका रूस गठजोड़ में चीन बड़ी फांस हो सकता है, मगर यह गठजोड़ कितना भी अस्थायी क्यों ना हो, इसने फिलहाल विश्व राजनीति की धार को पूरी तरह से मोड़ दिया है। नए सत्ता संतुलन के चलते यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का बिखराव पूरी तरह तय दिख रहा है। यूरेशिया की इस नई सुरक्षा व्यवस्था में
रूस का हाथ फिलहाल यूरोपीय संघ से ऊपर हो गया है। इसके चलते 80 साल का यूरोप का सुरक्षा कवच टूट गया है। उधर अमेरिका के भीतर भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क अब सत्ता के शीर्ष पर जा बैठा है। इससे अमेरिकी सत्ता का वर्ग चरित्र पहले से कहीं ज्यादा खुलकर मेहनतकश जनता के सामने आ गया है। इस एक्सपोजर से अमेरिकी सत्ता के हिस्से बहुत चिंतित हैं। यूरोप की सुरक्षा सहित तमाम वैश्विक जिम्मेदारियों से पीछे हटना अमेरिका के लिए कोई विकल्प नहीं, कोई चुनाव नहीं है, बल्कि उसकी मजबूरी है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसने अमेरिका में पहले से मौजूद संकट को काफी गहरा कर दिया है। यह संकट ही दरअसल ट्रंप को सत्ता में लाया था। पिछले 6 साल से अमेरिका में बजट घाटा प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन के पार जा रहा है और $36 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज के चलते अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बना हुआ है। पिछले 5 साल में ही इस कर्ज में $13 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। इस संकट के चलते सेना और पुलिस को छोड़कर सब जगह नई भर्तियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और पुरानी में छटनी करनी पड़ रही है। लेकिन इस संकट का अर्थ ये कतई नहीं है कि एक आर्थिक शक्ति के तौर पर अमेरिका का पतन या विलोप हो रहा है, बल्कि सच तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप के रूप में चीन के उभार से भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ है। अमेरिका की शक्ति दरअसल उसकी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निगमों पर अमेरिकी नियंत्रण के जरिए ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। यूरोप से चीन तक सब इसमें शामिल हैं। इन विशाल निगमों में से अधिकतर सीधे या तो अमेरिका में स्थित हैं या फिर उन पर अमेरिकी पूंजीपतियों की मिल्कियत है, उनका नियंत्रण है। पिछले कई दशकों में दुनिया के आर्थिक जीवन का वैश्वीकरण इसलिए अमेरिका के गिर्द ही संगठित रहा है। उत्पादन, वित्त और वितरण के साथ अमेरिकी प्रभुत्व का भी इस बीच वैश्वीकरण होता चला गया है। मगर इन दशकों में यूरोप और जापान को पछाड़कर चीन के उद्भव ने विश्व पूंजीवाद के पुराने संतुलन को बिगाड़ दिया है। कुल वैश्विक मुनाफों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की हिस्सेदारी के साथ चीन भविष्य में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए भी चुनौती बन रहा है। इस असंतुलन के बीच नए सत्ता समीकरण ढूंढते पूंजीवादी राष्ट्र राज्य फिर एक बार आमने सामने खड़े हैं और महाशक्तियों के नेतृत्व में बनती बिगड़ती राजनीतिक सैनिक दलबंदियां अब नया आकार ले रही हैं। इसके साथ ही आप साथियों से विदा लेते हैं और इस तरह के एक्सपोजर्स लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद।